हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं C9 का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। समस्या समाधान विधि क्या है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया है कि कैसे मतलब लिखा जाता है। पहले प्रस्तावना, फिर उसके बाद हमने इसका वो क्या बोलते हैं कि जो वैज्ञानिक वगैरह इसके बारे में बोल रहे हैं, वैज्ञानिक का नाम, फिर जो डायग्राम बनाया था वो, फिर विधियाँ वगैरह वगैरह करके हम आगे आपको दिखाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से देखें और कवर करें। प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि समस्या समाधान विधि क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। यहाँ पे बोलते हैं कि समस्या समाधान विधि विज्ञान शिक्षा की महत्वपूर्ण विधि है। इसे वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष किसी समस्या को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है जिससे वो उद्देश्यपूर्ण गहन चिंतन कर सके तथा अपने पूर्व ज्ञान व अनुभवों के आधार पर समस्या समाधान संबंधी विकल्प प्रस्तुत कर सके। समस्या समाधान विधि का प्रयोग छात्र में समस्या के हल करने हेतु क्षमता विकसित करने के लिए किया जाता है। अर्थात जैसे कि सिर्फ उसे किताबी ज्ञान देना ही तो नहीं होता ना, कि व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जैसे कि वो समाज में समायोजन कर सके। कोई भी उसके अंदर मतलब कोई भी उसके समक्ष समस्या आए तो वो समस्या को हल कर सके, उससे बाहर निकल सके, वो घबराए नहीं। इन सब का विकास भी तो मतलब स्कूल में ही होता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि उसके सामने एक अच्छा खासा समस्या प्रस्तुत कर देते हैं टीचर लोग, और उसको बोलते हैं कि आप इसे कैसे समझेंगे, कैसे आप इसका समाधान करेंगे। तो उसमें जो विधियाँ प्रस्तुत होते हैं उसे ही समस्या समाधान विधि कहते हैं। तो आगे देखते हैं समस्या समाधान विधि का अर्थ एवं परिभाषाएँ। इसका अर्थ बोलते हैं कि विद्यार्थियों को शिक्षण काल में अनेक समस्याओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसका समाधान उसे स्वयं करना पड़ता है। समस्या समाधान का अर्थ है लक्ष्यों की प्राप्त करने में जो रास्ते में समस्याएं आती हैं उनका समाधान करना। इसको ही समस्या हल करने की विधि भी कहते हैं। आगे देखते हैं। समस्या समाधान विधि पे वुडवर्थ बोलते हैं कि वुडवर्थ के अनुसार समस्या समाधान उस समय प्रकट होता है जब उद्देश्य की प्राप्ति में किसी प्रकार का बाधा पड़ती है। यदि लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग सीधा और आसान हो तो समस्या आती ही नहीं है। ये बोलते हैं वुडवर्थ। फिर आगे देखिए स्किनर क्या बोलते हैं। स्किनर बोलते हैं कि समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन तथा तर्क दोनों ही उपस्थित होते हैं, ऐसा दोनों होते हैं। तो दोस्तों मैं एक डायग्राम आपको दिखाना चाहूँगी। ये डायग्राम ये समस्या समाधान का एक चक्र है कि किस तरह बच्चा समस्या समाधान को हल करता है तो वो किस किस प्रोसेस से गुजरता है, तो वहाँ पे वही बताया गया है। तो दोस्तों अगर आप चाहें तो इस डायग्राम का फ़ोटो लेके इसे अच्छे से और रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया समस्या समाधान का एक चक्र है। जैसे फर्स्ट में बोला गया समस्या का पहचान करना, समस्या का निरूपण या वर्णन करना, समस्या की योजना बनाना, सभी संभावित संसाधनों एवं उसका मूल्यांकन करना, एक समाधान का चयन करना एंड समाधान या परिणाम का मूल्यांकन करना, उसके बाद समस्या और समाधान पर पुनर्विचार करके उन्हें पुनर्निर्धारित करना। तो ये एक चक्र होता है। आगे हम देखेंगे। आगे है समस्या समाधान की विधि क्या है, जो है क्वेश्चन में मेन में पूछा गया है। तो लेकिन आप इतना कुछ दर्शा देंगे वैज्ञानिक का नाम, डायग्राम, तो इससे आपको नंबर बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों प्लीज़ आप इस कॉन्टेक्ट को फॉलो करें। तो यहाँ पे बताया गया समस्या समाधान विधि क्या है, तो इसके बारे में बोलते हैं। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। हमारे जीवन में प्रतिदिन किसी न किसी प्रकार की समस्याएं आती ही रहती है तथा हमारी यह इच्छा होती है कि हमारी समस्या जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। हम अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर समस्याओं को चुनौती के रूप में लेकर उनके समाधान के लिए प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार किए गए प्रयत्नों द्वारा हम सीखते हैं और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। वास्तविक जीवन में समस्या का समाधान इतना सरल नहीं होता जितना पढ़ने या सुनने से प्रतीत होता है, और प्रत्येक व्यक्ति समस्या को चुनौती के रूप में लेकर उसका समाधान भी नहीं कर सकता। समस्या समाधान विधि विद्यार्थियों में इसी योग्यता का विकास करती है जिससे वे अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करते हुए निरंतर उनके समाधान के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। समस्या समाधान विधि का जन्म प्रयोजनवाद के फलस्वरूप हुआ है। यहाँ पे बताते हैं समस्या समाधान विधि के चरण में बोलते हैं कि समस्या समाधान के चरण निम्नलिखित है जो निम्न रूपों में उल्लेखनीय है। पहला है समस्याओं को महसूस करना। अध्यापक को इस प्रकार की स्थिति
अध्यापक को इस प्रकार स्थिति उत्पन्न करनी चाहिए जिससे विद्यार्थी प्रश्न पूछने की आवश्यकता अथवा समस्याओं को महसूस कर सके। अध्यापक स्वयं भी ऐसे प्रश्न पूछ सकता है जिसमें गहन चिंतन की आवश्यकता हो और इस प्रकार विद्यार्थी समस्या को पहचान सके। कभी कभी विद्यार्थी स्वयं भी पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते हुए, प्रयोगशाला में कार्य करते समय अथवा प्रकृति में होने वाली घटनाओं से संबंधित कोई शंका होने पर समस्याओं को महसूस कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है समस्याओं को परिभाषित करना, कि हम समस्याओं को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो इसके विषय में बोलते हैं कि समस्याओं को ठीक प्रकार से समझने एवं उसका समाधान करने से पूर्व यह आवश्यक है कि इसे स्पष्ट, सरल एवं सुनिश्चित भाषा में परिभाषित किया जाए। समस्याओं को परिभाषित करते समय उसकी सीमाओं और विस्तार पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। समस्या की परिभाषा, सीमाओं आदि को स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट में बोला गया है कि समस्या का विश्लेषण करें। तीसरा पॉइंट ये बोलते हैं कि समस्याओं को परिभाषित करने के पश्चात उसका सावधानी पूर्वक विश्लेषण किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों को समस्याओं की प्रकृति, मुख्य बिंदुओं का ज्ञान हो जाए। इसके अतिरिक्त वे समस्या समाधान की दृष्टि से उपलब्ध संसाधनों, पूर्व ज्ञान आदि से संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है उपयुक्त आंकड़ों का संकलन। चौथा पॉइंट में ये बताया गया है कि इस चरण में विद्यार्थियों की समस्या से संबंधित आंकड़ों या सूचनाओं को एकत्रित करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इस संबंध में अध्यापक विद्यार्थियों को निर्देश या संदर्भ देता है। ये आंकड़े पुस्तकालय निरीक्षण, प्रयोग, भ्रमण, विचार विनिमय द्वारा एकत्रित किए जाने चाहिए। आंकड़ों का संकलन करते समय विद्यार्थियों को निम्नलिखित त्रुटियों से अर्थात सावधान रहना चाहिए। तो वो त्रुटियां हो सकती, पहला यांत्रिक त्रुटियां को परिभाषित करते हुए बोलते हैं लेखक मनोवैज्ञानिक, यांत्रिक त्रुटियों से अभिप्राय ऐसी त्रुटियों से है जो उन उपकरणों अथवा सामग्री से संबंधित है जिनका उपयोग समस्या समाधान के लिए किया जाता है। दूसरा त्रुटि हो सकता है एक व्यक्तिगत त्रुटि में बोलते हैं कि इसमें व्यक्ति द्वारा की जाने वाली त्रुटियां जैसे कि पक्षपात, उद्योगपूर्ण निर्णय, असंबंधित तथ्यों या आंकड़ों का संग्रह आदि सम्मिलित होता है। पांचवा पॉइंट इसमें बोला गया है कि परिकल्पनाओं का निर्माण करना। पांचवा पॉइंट बोलते हैं परिकल्पनाओं का निर्माण करना। परिकल्पनाओं से अभिप्राय है समझदारी पूर्वक लगाए गए अनुमान अथवा कल्पना से समाधान से है। समस्या से संबंधित सूचनाओं एवं आंकड़ों के विश्लेषण और पूर्व ज्ञान एवं अनुभवों के आधार पर समस्या के कल्पित समाधान का निर्माण किया जाता है। छठवां पॉइंट है परिकल्पनाओं का परीक्षण। इसमें बोलते हैं मनोवैज्ञानिक कि विद्यार्थी जितनी भी कल्पनाओं अर्थात किसी समस्या के संभावित समाधानों का निर्माण करते हैं उनमें से कौन सा उचित एवं सार्थक है, इसका निर्णय इस चरण में किया जाता है जिसमें एक एक करके सभी परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। इसमें एक एक करके सभी परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण करके समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। लास्ट में हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष करते हुए ये बताया गया है कि उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि प्रयोग तथा परीक्षण के पश्चात जो परिकल्पनाएं सही पाई जाती है उन्हीं को स्वीकार किया जाता है तथा असत्य व अपूर्ण परिकल्पनाओं को अस्वीकार कर दिया जाता है। इस प्रकार समस्या का समाधान निष्कर्ष रूप में प्राप्त किया जाता है। यह समाधान किन किन परिस्थितियों अथवा संसाधनों की उपस्थिति में किस प्रकार से समस्याओं के लिए उपयोगी रहेगा, यह सामान्यीकरण भी इसी चरण में किया जाता है। इस सामान्यीकरण का प्रयोग दैनिक जीवन में आने वाले समस्याओं के समाधान के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि ये मेरा पूरा क्वेश्चन आप लोगों की बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा और ये सेकेंड ईयर का क्वेश्चन है। अगर आप ऐसे लिखेंगे एग्जाम हॉल में तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब